नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने जेटेट, सीटेट, अन्य राज्यों के टेट के उद्देश्य से एक पहली से 5वीं कक्षा यानी कि पेपर 1 में पूछे जाने वाले अनिवार्य विषय EVS यानी पर्यावरण अध्ययन की श्रृंखला को शुरू किया है, जिसमें अभी तक कुछ वीडियो आ चुके हैं और उनके माध्यम से आप इनकी प्रकृति को समझ रहे हैं और इनकी प्रकृति को हल करने का प्रयास भी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको जहाँ तक हो सके मेरे समझाने से कुछ फ़ायदा पहुँच रहा होगा, और अगर आपके कुछ सुझाव हों तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके दें। आज इसी श्रृंखला में हम अगले अध्याय को खोल रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन का दूसरा अध्याय है अधिगम के सिद्धांत, यानी कि पर्यावरण के उद्देश्य से पर्यावरण के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में अधिगम कितना प्रभावशाली हो पाता है, अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए कौन कौन से सिद्धांत अधिक कारगर साबित हो पाते हैं। अगर देखा जाए तो विगत वर्षों में इस पाठ से 5 प्रश्न तक पूछे जा चुके हैं। तो अधिगम पहले हम समझ लेते हैं, अधिगम क्या है। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। जैसा कि आपने DLED या BEd करते समय इसे पढ़ा भी होगा कि यह एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बालक अपने अनुभव एवं विभिन्न क्रियाकलापों के जरिए विभिन्न प्रकार के ज्ञान अर्जित करता है। इसके लिए वह अपनी आदत में परिवर्तन लाता है या अभ्यास एवं प्रशिक्षण के जरिए किसी कार्य में निपुणता प्राप्त करता है। ये समझ गए कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। अधिगम जन्मजात नहीं होता है, यह वंश क्रम की देन के रूप में उसे विरासत में नहीं प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि अधिगम जो है ना जन्म से ही कोई सीख जाए। अधिगम जो है ना अर्जित करने की एक प्रक्रिया है, यानी कि अपने अंदर ग्रहण करने की, वातावरण में निहित कारकों के प्रभाव से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से उसके द्वारा स्वयं ही अर्जित किया जाता है, यानी कि ग्रहण किया जाता है। इसीलिए कहा भी गया है कि अधिगम को आत्मसात करने योग्य बनाइए, अर्जन के योग्य बनाइए, जितना हो सके ग्रहण करने योग्य बनाइए, सरल बनाइए। धीरे धीरे वह अपने वातावरण में से समायोजित करने का प्रयत्न करता है। इस कार्य में उसे अपने माता पिता, भाई बहन, शिक्षक, मित्र इत्यादि का सहयोग, निर्देश का सलाह प्राप्त होती है। जैसे प्रारंभ में बच्चों को यह पता नहीं होता कि जल हमारे लिए कितना उपयोगी है, इसलिए इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे वह जल की उपयोगिता से परिचित होता है और इसके दुरुपयोग से बचने के लिए अपनी आदतों में सुधार लाता है। प्रारंभ में बालक यह नहीं समझता है कि गंदगी फैलाने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। जब उसे यह समझ होती है तो वह गंदगी फैलाने से बचता है एवं दूसरों को भी ऐसा करने से रोकता है। अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के बाद वह स्वयं ही स्वच्छ रहने की आदत विकसित कर लेता है। यानी कि अधिगम जो है मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन ला देता है। यही बात हो गया। अधिगम को परिभाषित करने का कार्य विभिन्न विद्वानों ने किया है, जिसमें से कुछ प्रमुख परिभाषाएं देखिए। परिभाषाएं इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती हैं क्योंकि कभी कभी परीक्षा में सीधे सीधे परिभाषाएं दे देता है और नाम पूछता है कि ये किससे संबंधित है। JP गिलफोर्ड के अनुसार बहुत प्रमुख परिभाषा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। यानी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस करते रहने से, व्यवहार करते रहने से क्या होता है कि उसका व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। मर्फी के अनुसार मर्फी जी क्या कहते हैं कि सीखना व्यवहार और दृष्टिकोण दोनों का परिमार्जन है, यानी कि सुधार है, संशोधन है। वुडवर्थ के अनुसार सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। तो 3 प्रमुख परिभाषाएं हमने देखी। ये परिभाषाएं आप BEd और DLED के स्तर पर पढ़ भी चुके हैं। अधिगम की विशेषताओं की बात करें तो सामान्यतः अधिगम की प्रमुख विशेषताएं हैं सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आपको क्वेश्चन दे देगा कि अधिगम के संबंध में निम्नलिखित 4 में से कौन सत्य है, तो ध्यान से देखिए, इनको समझ के रखिए। सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, सीखना सार्वभौमिकता का परिचायक है, सीखना विकास का प्रतीक माना जाता है, सीखना निरंतर परिवर्तन है, सीखना एक अनुकूलन प्रक्रिया है, सीखना एक विवेकपूर्ण कार्य है, सीखना व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों होते हैं और सीखना एक प्रकार की खोज करना है।
यह जो है ना व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया है। अब अगर अधिगम के प्रकार की बात की जाए तो अधिगम अंततः व्यवहार में परिवर्तन का प्रतिरूप समझा जाता है। जैसा कि हमने ऊपर अभी देखा, इसमें व्यवहारिक परिवर्तन तब तक संभव नहीं है जब तक कि भावनात्मक परिवर्तन न हो जाए। इसीलिए न कहते हैं कि रुचि का सिद्धांत बहुत कार्य करता है। जब तक बालक के मन में, बालिका के मन में रुचि उत्पन्न नहीं होगी, वह किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान एकत्र करके, केंद्रित करके अधिगम नहीं कर पाएगा। और भावनात्मक परिवर्तन का सीधा संबंध ज्ञान अर्जित करने से है। इस दृष्टिकोण से अधिगम के 3 प्रकार हैं जो निम्नलिखित हैं। संज्ञानी अथवा संज्ञानात्मक अधिगम। अब संज्ञान का मतलब क्या है? जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसके संबंध में जो ज्ञान हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करता है वही संज्ञान है। भावनात्मक या भावात्मक मनोवृत्त्यात्मक अधिगम, हमारे मन में जो उसके प्रति बदलाव आते हैं वही भावनात्मक हुआ। कौशलात्मक, उसको करने के प्रति क्रियात्मक, हमारे जैसे कि दौड़ना सीखना पड़ता है पैर से, फिजिकल एक्टिविटी से संबंधित है कौशल। फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल, यानी कि स्थूल और सूक्ष्म कौशिकीय विकास। अगर देखा जाए गतिक सिद्धांत, गत्यात्मक विकास, मतलब कि आपका हाथ की उंगलियां अगर अच्छे तरीके से कार्य नहीं करें तो आपके लेखन कला, लेखन कौशल का अच्छा विकास नहीं हो पाएगा। तो इसमें कौशल है, हस्त कौशल का विकास हो रहा है। अधिगम को विकसित करने के नियम, अधिगम को प्रभावशाली करने के नियम, तो हमने पढ़ा था कुछ नियमों के बारे में। थॉर्नडाइक ने अधिगम के नियमों का उत्पादन किया जो निम्नलिखित थे। 3 नियम बहुत फेमस रहे हैं उसके द्वारा, कि अभ्यास का नियम। इस नियम के तहत सीखी हुई बातों को व्यवहार में लाने की अनिवार्यता होती है। यानी कि कोई चीज़ अगर आप सीखे हैं तो उसे जितना ज़्यादा बार बार प्रैक्टिस करेंगे, दोहराएंगे, तो आपके अधिगम का विकास होगा। अन्यथा क्या होगा कि सीखी हुई बातों को व्यवहार में नहीं लाते हैं तो उन्हें भूल जाने की संभावना होती है। इसीलिए इसे भूल, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। तत्परता का नियम, अधिगम तभी सफल हो पाएगा जब बालक तत्पर रहे, उसके मन में ललक रहे, लगन रहे, उत्सुकता रहे उसे सीखने के लिए। इसीलिए इस नियम के तहत शिक्षार्थियों को किसी बात को सीखने हेतु मानसिक रूप से तैयार किया जाना अनिवार्य होता है। यानी रुचि का सिद्धांत, रुचि उत्पन्न करवाना, क्योंकि जब तक उसमें मानसिक रूप से तैयार नहीं किया जाता कोई चीज़ सीखना संभव नहीं है। प्रभाव का नियम, इस नियम के तहत विद्यार्थी वैसी बातों को जल्दी सीखते हैं जिनकी जीवन में उपयोगिता अधिक होती है। नई बातों को भी शिक्षार्थी जल्दी सीख पाते हैं। अब अधिगम के सिद्धांत की बात करें तो प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, इसे प्रयास एवं भूल का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के जन्मदाता थॉर्नडाइक हैं, जिन्होंने बताया कि अगर हम किसी उत्तेजना को बढ़ा दें तो उसके प्रति अनुक्रिया होती है। पढ़े थे ना, कौन सा जानवर को लेकर के किया था थॉर्नडाइक ने बिल्ली को लेकर के अपना ये किया था प्रयोग किया था। वह बार बार उस अनुक्रिया को दोहराता है तो उसमें सीखने की क्षमता ही बढ़ती है। अब अधिगम के सिद्धांतों में एक शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इसे उत्तेजना, अनुक्रिया एवं अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके प्रतिपादक पावलोव को माना जाता है। इसके अनुसार यदि हम किसी की उत्तेजना के समांतर अगर कोई संकेत निर्धारित कर देते हैं तो वह समान प्रतिक्रिया करता है जितना कि वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता है। पावलोव ने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था। ठीक है, पावलोव ने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था। उसके बाद क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, इसे नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्किनर को माना जाता है। उन्होंने चूहे पर अपना प्रयोग किया था। इसके अनुसार वे अनुक्रियाएं जो जानवरों और मानवों द्वारा अपने ऐच्छिक रूप से की जाती हैं क्रिया प्रसूत कहलाती हैं। इसमें प्राणी पर्यावरण में सक्रिय होकर स्वयं कार्य करता है। अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक अगर कहे जाएं तो जर्मन मनोवैज्ञानिक कोहलर, कोफ्का और वर्दीमर हैं। ध्यान दीजिएगा, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत यानी कि मनुष्य के अंदर में ही सोच की दृष्टि उत्पन्न हो गई। वह अपने आप को देख सकता है, जान सकता है, सही और गलत समझ सकता है, अपने आप को पहचानने लग गया। कोहलर का नैतिक सिद्धांत कहलाता है ये। जैसे अब बात की जाए तो नैतिक का सबसे उच्च स्तर, जैसे महात्मा गांधी, अभी वर्तमान में अगर सबसे बड़ा उदाहरण दे तो सदगुरु जग्गी वासुदेव, ये अभी सामने हैं। आचार्य प्रशांत, संदीप माहेश्वरी, ये लोग क्यों इतने चर्चित हो गए? क्या हो गया जो इनके अंदर एक ऐसा ज्ञान आ गया?
कुछ कुछ बड़े महान शिक्षक शिक्षिकाएं और आचार्य लोग प्रस्तुत हैं दुनिया में, जिनके अंतर्गत एक ऐसी ज्ञान की भावना प्रज्वलित हो गई, क्योंकि इनके अंदर एक ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित हुआ, एक ऐसा सूझ इनके अंदर आ गया। गेस्टाल्ट एक नियमित आकृति अथवा स्वरूप को कहा जाता है। इन लाइनों को गौर करिएगा, अपने कॉपी में लिखते जाइएगा। गेस्टाल्ट एक नियमित आकृति अथवा स्वरूप को कहा जाता है। इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हम विभिन्न उद्दीपकों को छोटे छोटे अंशों में नहीं देखते हैं, बल्कि संगठित और समग्र स्वरूप से देखते हैं। यानी कि वो बातें, छोटी छोटी बातें जो आपको किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं, वो उद्दीपक कहलाती हैं। किसी एक उद्दीपक का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है, सभी उद्दीपकों का मिला जुला प्रभाव पड़ता है। पदानुक्रमिक अधिगम सिद्धांत, यानी कि किसी के पीछे चलने का। इस सिद्धांत में गैंगे ने सीखने को मानवीय क्षमता के सकारात्मक परिवर्तन के रूप में बताया। तो कुछ पूछ देगा, सीखने को मानवीय क्षमता के सकारात्मक परिवर्तन के रूप में बताया जाने वाला कौन सा सिद्धांत है? ये है पदानुक्रमिक सिद्धांत, हिरार्चियल थ्योरी। ये गैंगे ने कहा है, कोई भी व्यक्ति विशेष अपने भीतर आत्मसात करता है। इसके अनुसार सीखना व्यक्ति के मस्तिष्क के अंदर घटित होने वाली प्रक्रिया है, जिसकी तुलना गैंगे ने जैविक प्रक्रिया से की है। इसके अंतर्गत सीखने के कई प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने सीखने के प्रमुख सिद्धांत देखे। अब अधिगम सिद्धांत के कुछ अन्य प्रमुख प्रकार भी देख लेते हैं, जैसे क्रियाशीलता का सिद्धांत। आप सोच रहे हो कि अधिगम पढ़ा रहे हैं जी, पर्यावरण के अधिगम के लिए अधिगम सिद्धांत बहुत आवश्यक है। इससे भी 3-4 प्रश्न हमेशा देखने को मिलते हैं हर वर्ष। अभी तो ऊपर मैंने दिखाया, लगातार प्रश्न देखने को मिल जाते हैं इस पाठ से। पहले अभी हमको पर्यावरण में भी अधिगम के सिद्धांत का प्रयोग दिखाएंगे, बस थोड़ा देर रुक जाइए। क्रियाशीलता का सिद्धांत, इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य करके सीखना है। शिक्षा ग्रहण करने वाला जब वह स्वयं करके सीखता है तो वह उसके साथ ही ज्ञान में शामिल हो जाता है। यह सिद्धांत विद्यार्थियों के वास्तविक अवलोकन को प्रोत्साहित करता है। यह शिक्षार्थियों के आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता विकास का कार्य भी करता है। यह सिद्धांत शिक्षार्थियों को कई प्रकार की गतिविधियों के लिए भी प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, किसी पौधे के विषय में जानकारी देना या उसके विभिन्न भागों के विषय में बताना, तो उससे कहा जा सकता है कि वह अधिक से अधिक पौधों और उसके भागों का अवलोकन करे। इसलिए ना स्कूल में प्रोजेक्ट वर्क करवाया जाता है, प्रैक्टिकल वर्क कराया जाता है कि विभिन्न प्रकार के पेड़ों की पत्तियों को अपने प्रोजेक्ट कॉपी में चिपका करके लाइए। अभिप्रेरणा या प्रेरणा का सिद्धांत, यानी मोटिवेशन, इंस्पायरेशन, किसी भी शिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु प्रेरणा अभिप्रेरणा है। बच्चों को समय समय पर उदाहरण, मिसाल प्रस्तुत की जाती है। क्यों की जाती है? कुछ कहानियों के माध्यम से उनके मन में प्रेरणा प्रस्तुत की जाती है। ये उद्दीपन परिवर्तन के साथ साथ उनके मन में रुचि उत्पन्न करने में भी सहायक होता है। जब प्रेरणा मिलेगी तभी रुचि आएगी। नैतिक, चारित्रिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास भी इनसे होता है। अभिप्रेरणा शिक्षार्थी को आंतरिक बल प्रदान करते हैं, जिससे वह निरंतर क्रियाशील बना रहता है, उसमें अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। और रुचि का सिद्धांत तो समझ ही रहे हैं। यह सिद्धांत शिक्षार्थियों में शिक्षण के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करने एवं रुचि पैदा करने का भी कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार पर्यावरण की विषय वस्तु ऐसी हो ताकि शिक्षार्थियों को उसमें विशेष रुचि आए। पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु को रोचक बनाने के लिए उसमें किस्से, कहानियाँ, कविताएं एवं पहेलियाँ आदि को शामिल करना चाहिए। इससे शिक्षार्थियों का मनोरंजन होता है, उसमें सृजनात्मक एवं कल्पनाशीलता का विकास होता है। अब नियोजन का सिद्धांत है कि इस सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षण की एक विशेष योजना क्रियान्वित की जाती है, जिसके अंतर्गत शिक्षार्थियों को शिक्षण करवाया जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करने वाले की योग्यताओं एवं क्षमताओं आदि का विशेष ख्याल रखा जाता है, वगैरह वगैरह बातें हैं। निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षण अधिगम संबंधित कार्य लक्ष्य निर्धारित करके करवाया जाता है। आवृत्ति का सिद्धांत, वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत, देखिए व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत जो शुरू से पढ़ते आए हैं, इनके सीखने की क्षमता स्तर को वातावरणीय कारक और जन्मजात कारक प्रभावित करते हैं। कुछ शिक्षार्थी जल्दी सीखते हैं और कुछ देरी से। ऐसे में हम पाते हैं शिक्षार्थी बहुबुद्धि प्रवृत्ति वाले होते हैं। और लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत, इसी के तहत हम समावेशी शिक्षा को लागू करते हैं कि अगर दिव्यांगजन भी है, शारीरिक रूप से निशक्त अशक्त बालक भी है, जिसके अंदर कोई शारीरिक विकृति है, उसे भी हम सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा प्रदान करेंगे। तो ये हमने देखा अधिगम के क्या सिद्धांत हैं। अब जो सबसे प्रमुख बात है वह है आपके सामने। अभी तक आपने जाना अधिगम क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कैसे होते हैं, अधिगम के नियम क्या क्या हैं, अधिगम के गुण क्या क्या हैं और अधिगम के सिद्धांत क्या क्या हैं।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की बात करें तो NCF 2005 के तहत कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु को 6 भागों में विभक्त किया गया है, जिसका विवरण निम्नलिखित है कि पहला परिवार एवं मित्र, दूसरा भोजन, तीसरा पानी एवं जल, चौथा आवास, पांचवा यात्रा, छठा चीज़ें जो हम बनाते हैं या करते हैं। इस प्रकार विषय वस्तु की विस्तृत व्याख्या पर्यावरण अध्ययन के पहले भाग में की गई है कि बताई गई है पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाना है तो इन 6 खंडों में बांट करके ही पढ़ाना है। अब बात करें तो पर्यावरण के विषय में बच्चों की समझ कैसे होती है, कैसे बढ़ती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ बालक की समझ भी निरंतर बढ़ती रहती है और 5 वर्ष की आयु तक बाल आते आते उसकी सोच में विकास की झलक को देखने मिलती है। धीरे धीरे उसे अपने आसपास की विषय वस्तुओं के बारे में जानने में जिज्ञासा पैदा होती है और वह इससे संबंधित प्रश्न पूछना प्रारंभ कर देता है। फिर जब उसे रंगों की पहचान होती है तो वह रंगों से संबंधित विभिन्न बातों को समझने लगता है, जैसे कि पत्ते हरे रंग के होते हैं, भैंस काले रंग की होती है इत्यादि। ऐसी स्थिति में लाल रंग के पत्ते व काले रंग की गाय उसे सोचने के लिए विवश कर देती है। या तो वह काले रंग की गाय को भी भैंस मानता है या लाल रंग के पत्ते के बारे में प्रश्न पूछता है, यह पत्ता लाल क्यों है। इसी तरह वह अपने परिवेश के बारे में गहराई से सोचना प्रारंभ करता है। कैसे पता करें हम लोग कि बच्चे पर्यावरण के विषय में क्या क्या जानते हैं? ये जानने लायक प्रश्न है। आप पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक शिक्षिका बनेंगे तो बच्चों का ज्ञान स्तर, नॉलेज लेवल क्या है, उन्हें आप अधिगम देने जाएंगे तो प्रस्तावना प्रश्न बनाने में जो परेशानी आती है उस परेशानी के समाधान के लिए यह खंड है कि बच्चों के पर्यावरण संबंधी ज्ञान की जांच के लिए सैद्धांतिक तरीकों का उपयोग करना संभव नहीं है। हम अगर सोचे किताबी तरीके से पढ़ा दें, किताब में जैसे लिखी हुई बात है उसे परिभाषा रूप में रटा दें तो ये संभव नहीं है। उनसे यदि हम पर्यावरण की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में पूछेंगे तो निश्चय ही वह यह बताने में असमर्थ होंगे, परिभाषाएं बता ही नहीं पाएंगे, कभी भी किसी चीज़ को क्लियर नहीं कर पाएंगे। आप 7 क्लास तक के बच्चों को पूछ लीजिए कि पर्यावरण किसे कहते हैं तो उनके मन में अवधारणा पूर्ण रूपेण क्लियर नहीं है। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तीसरा चौथा का बच्चा बता पाएगा। बच्चों के इस ज्ञान के परीक्षण के लिए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को कुछ अनिवार्य क्रियाकलापों का सहारा लेना चाहिए। कुछ क्रियाकलापों का विवरण ऐसे है, बच्चे से यह पूछा जा सकता है कि वह किस प्रकार का भोजन करता है, उसके माता पिता उसके लिए कैसा भोजन बनाते हैं, वह जो सब्जी फल इत्यादि खाता है वह कहाँ से आते हैं, बाजार में जो सब्जी फल इत्यादि उपलब्ध है वह कहाँ से आते हैं। इन प्रश्नों के पूछने के बाद यह पता लगाया जा सकता है कि बच्चे को यह पता है कि नहीं कि हमें अपने पर्यावरण से भी भोजन प्राप्त होता है। बच्चों से विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के बीच विभेद करने तथा उनके अलग अलग लाभ के बारे में भी पूछना चाहिए। बच्चों से यह पूछना चाहिए कि जल उनके लिए किस प्रकार उपयोगी है, जल के क्या क्या फायदे हैं, जल का उपयोग वह किस प्रकार करता है, जंगल किसके लिए लाभकारी है, जंगल एवं खेतों से हमें क्या प्राप्त होते हैं। इन प्रश्नों के जरिए बालक के पर्यावरण संबंधी ज्ञान की परख की जा सकती है। आगे देखें, इस तरह के बालक के सामान्य दैनिक क्रियाकलापों एवं उसकी आयु एवं अनुभव को ध्यान रखते हुए उसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न कर एवं विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को शामिल कर यह पता लगाया जा सकता है कि बालक पर्यावरण के विषय में कितना ज्ञान रखता है। आपको ध्यान देकर के बता दे रहे हैं, क्लास 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई पुस्तक नहीं होती है, तो फिर वहाँ पर्यावरण अध्ययन का पढ़ाई कैसे होता है। 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ठीक है। 5 से 7 वर्ष की आयु के बालक में अच्छी तरह सोचने समझने और तर्क करने की शक्ति की पूरी तरह अभाव पाया जाता है। वे कल्पनाशील तो होते हैं परंतु वह अपनी कल्पना शक्ति से कुछ सृजन या निर्माण करने की क्षमता उनमें विकसित नहीं होती है। इस आयु के बच्चों के विपरीत या पलट करके सोचने की शक्ति तथा वस्तुओं को उनकी संख्या व परिणाम के संदर्भ में सही रूप से समझने की शक्ति जैसी महत्वपूर्ण मानसिक क्षमताओं का अभाव पाया जाता है। देखिए 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 से 7 वर्ष तक के आयु के बालकों का पहला स्वभाव है कि उनमें पलट करके सोचने की शक्ति या वस्तुओं को उनकी संख्या और परिणाम के बारे में सही रूप से समझने की शक्ति का अभाव पाया जाता है। ठीक है ना, इसीलिए वो जवाब नहीं दे पाते हैं।
पहली योग्यता के अभाव में वह यह समझने में असफल रहता है कि उसके घर से स्कूल उतनी ही दूर है जितना कि उसके स्कूल से उसका घर। ठीक है ना, वो पकड़ ही नहीं पाएगा। घर से स्कूल अगर 10 मीटर है तो स्कूल से घर कितना है, वो जवाब नहीं दे पाएगा। उसकी एक बहन है तो उसकी बहन का भी एक भाई अवश्य होना चाहिए, ऐसे जवाब वो नहीं दे पाएगा। दूसरी योग्यता के अभाव में वह प्रायः यह गलती करता है कि उसी के सामने अगर 2 कांच के बर्तन लिए जाएं जिनमें एक पतला और लंबा हो तथा दूसरा छोटा और चौड़ा हो, ठीक है ना, छोटा है और चौड़ा है और एक पतला है और लंबा है, और दोनों में बराबर दूध भरा जाता है, तथा अगर चौड़े आकार के बर्तन में से दूध पतले लंबे बर्तन में डाल दिया जाए तो वह कहेगा कि लंबे पतले बर्तन का दूध ज़्यादा है। क्यों कहेगा? क्योंकि उसमें ज़्यादा दूध नज़र आ रहा है, ज़्यादा ऊंचा उठा दिख रहा है, कि जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। वही दूध दूसरे बर्तन में उसी के सामने डाला गया है, दोनों समान है, फिर भी वो नहीं समझ पाएगा इस बात को। इस आयु में बालक पर्यावरण की विभिन्न परिघटनाओं जैसे वर्षा, भूकंप, तूफान, ऋतु परिवर्तन इत्यादि की अवधारणाओं को समझ पाने में असमर्थ होता है। वह प्रदूषण की अवधारणाओं को समझने में भी असमर्थ होता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पर्यावरण उसके कारण से ही प्रदूषित हो रहा है या नहीं। पर्यावरण संरक्षण क्या है वह यह भी नहीं समझ पाता। तो आपने देखा कि 5 से 7 वर्ष तक के बालकों में पर्यावरण की समझ अच्छी नहीं होती है। 5 से 7 वर्ष कौन हो गया? क्लास 1 2, ठीक है ना। अब उसके बाद 3 से हम शुरू करते हैं पर्यावरण का अध्ययन कराना। पर्यावरण के विषय में 8 से 14 वर्ष के बच्चों की समझ क्या होती है? 8 से 14 वर्ष के बालक के आयु के बालक बालिकाओं में वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेदीकरण करने, वर्गीकरण करने तथा उपयुक्त नाम या वर्गीकरण द्वारा समझने और व्यक्त करने की क्षमता विकसित हो जाती है। उसमें विभिन्न प्रकार के संप्रत्ययों का निर्माण हो जाता है। इस बात को तो एकदम रट करके याद कर लीजिए कि 8 से 14 के वर्ष के बच्चों के क्या क्या गुण पाए जा रहे हैं। इसके आधार पर वह पर्यावरण की विभिन्न परिघटनाओं, वर्षा, भूकंप, ऋतु परिवर्तन इत्यादि की अवधारणाओं को समझने लगता है और वे वस्तुओं के बीच समानता, संबंध, असमानता, दूरी एवं विसंगतता को समझने लगता है। शुरू में इस प्रकार की उनकी समझ केवल मूर्त या स्थूल रूप तक ही सीमित रहती, मतलब जो दिख रहा है उसी को समझेगा। जैसे कुत्ते या बिल्ली अगर उनके सामने हो तो वह उनमें विभेद कर देगा। शुरू में जब था ना, जब शुरुआती स्टेज, तो जब अलग अलग दिख रहा है तब वो मतलब कि 5 या 6 साल का बच्चा रहेगा ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुत्ता और बिल्ली दोनों को सेम मान लेगा क्योंकि उसको दोनों एक जैसा दिख रहे हैं। जब तक वो 8 साल के बाद उसमें ऐसी समझ आने लगती है, 7 साल के बाद, कि वो धीरे धीरे देख करके दोनों को अलग अलग बता सकता है। नहीं तो कई बार आप देखे होंगे 1 क्लास के बच्चे जो ना चित्र जब देख रहे होंगे, पुस्तक पढ़ रहे होंगे, तो कुत्ता और बिल्ली दोनों का चित्र देख करके कुत्ता ही पढ़ेंगे वो, कि कुत्ता है कुत्ता है। अब आगे हम पढ़ते हैं, उसे गाय व भैंस में अंतर ही पता चल जाता है। अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि काला रंग का अगर गाय देखा तो उसको भी वो भैंस मान लिया था। उसमें यह समझ आ जाती है कि कोई वस्तु किसी से जितनी अधिक कम या दूर या भारी हल्की होती है, दूसरी भी उसी के हिसाब से दूरी या वजन रखती है। माने पहला दूसरा से जितना दूर है, दूसरा भी पहला से उतना ही दूर है। अतः अब वह वजन या दूरी के मापों को अच्छी तरह समझने लगता है। 11 वर्ष की आयु के बाद बालक में सभी प्रकार के संप्रत्ययों का समुचित विकास होने लगता है, यानी कि अब 5 क्लास के ऊपर आने लगा, 4 क्लास के ऊपर। तो उसमें विचारने, सोचने, तर्क करने, कल्पना करने तथा निरीक्षण, अवलोकन, परीक्षण, प्रयोग आदि के द्वारा उचित निष्कर्ष निकालने की पर्याप्त क्षमता विकसित हो जाती है। उदाहरण स्वरूप कल्पना करो कि ABC एक त्रिभुज है, तारे में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है आदि जैसी बातों को वह आसानी से समझ लेता है। इस उम्र में बालक में अपने परिवेश के महत्व की समझ विकसित हो जाती है। वह समझने लगता है कि उसके पास के खेत की मिट्टी उपजाऊ है या नहीं, और यदि है तो क्यों है, या नहीं है तो क्यों नहीं है। उसमें तर्क वितर्क करने की क्षमता विकसित हो जाती है। इस आयु में वह समझने लगता है कि पानी कहाँ से आता है, इसके क्या उपयोग हो सकते हैं, इसके दुरुपयोग से कैसे बचा जाए, इसका संरक्षण किस प्रकार किया जाए। वह समझने लगता है कि प्रदूषण मानव के लिए हानिकारक है और इसलिए वह पर्यावरण संरक्षण के बारे में मंथन करने लगता है। तो ये हमने देखा कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में अधिगम का क्या महत्व है, अधिगम के गुण, सिद्धांत, नियम को जाना। अब
इसके अगले वीडियो में हम इससे संबंधित जो इसके अभ्यास के प्रश्न हैं जो सीटेट जेटेट अन्य राज्यों के टेट संबंधी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उसको देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।